वेलकम टू एमर्जन पब्लिक स्कूल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स की अपनी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो देखिए, हमारा सबसे पहले टॉपिक है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। तो सोवियत सिस्टम क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि हमारा रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना चाहती हूँ। देखिए, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 18 तक चला था। मीन्स 14 से स्टार्ट हुआ और 18 तक वो कंटिन्यू रहा था। तो उस टाइम पे 1917 में क्या हुआ, यहाँ के जो 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ। हमारे उस टाइम पे लीडर थे 1917 में रशिया के एक लीडर थे जिनका नाम था जार निकोलस। और रशिया एक ऑटोक्रेटिक नेशन था। ऑटोक्रेटिक नेशन मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे तानाशाही थी। किसकी थी? जैसे कि डिक्टेटरशिप होती है जार निकोलस की, तो जार निकोलस की वहाँ पे पूरी तानाशाही थी। इसे हम ऑटोक्रेटिक एक नेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 और 18 का टाइम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम रशिया और जर्मनी की आपस में लड़ाई चल रही थी, जिसमें जार निकोलस ने क्या किया, पीजेंट्स और वर्कर को, जिनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे, जो वेल ट्रेंड नहीं थे, जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, उन्हें लड़ाई में भेज दिया, यानी कि उन्हें वॉर में इंक्लूड कर दिया। तो उनके पास ब्रेड भी नहीं था, प्रॉपर वो ट्रेंड भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, जो ये वर्कर और पीजेंट से, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जार निकोलस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो जार निकोलस ने जो उनकी मिलिट्री थी उन्हें अनाउंस कर दिया, आर्मी को अनाउंस कर दिया कि इनके ऊपर अटैक करो, पीजेंट और वर्कर्स के ऊपर। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इनकी मिलिट्री फोर्स थी वो भी इस चीज़ से एग्री हो गई थी कि हम अब इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने मना कर दिया अटैक करने के लिए। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो लेनिन थे, लेनिन के बारे में हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उस टाइम नए लीडर आए, लेनिन एक नए लीडर बने रशिया के। अब लेनिन कौन थे? लेनिन कार्ल मार्क्स के फॉलोवर थे। ये कार्ल मार्क्स को बहुत मानते थे। कार्ल मार्क्स भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म के फेवर में थे। तो लेनिन फॉलोवर थे कार्ल मार्क्स के। लेनिन ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। हाँ जी, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई इन्होंने। अब कार्ल मार्क्स किसके फेवर में थे? कम्युनिज्म के फेवर में थे। कम्युनिज्म था क्या? देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि जो हमारा यूएसए और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। जैसे कि यूएसए में क्या था, यूएसए फॉलो करते थे कैपिटलिज्म को, ठीक है, और यूएसएसआर फॉलो करते थे कम्युनिज्म को। तो कम्युनिज्म में क्या था? कम्युनिज्म में ये था कि अगर एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वो जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट एक मालिक के पास ना जाके सारे वर्कर्स में इक्वल डिवाइड किया जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का यही कहना था, इसीलिए वो कम्युनिज्म के फेवर में थे। तो अब देखिए, हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में है रशियन रेवोल्यूशन 1917, जिस टाइम यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या था। यहाँ जो था, इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म लगभग सेम है, इसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो आइडिया, किस आइडिया से इंस्पायर्ड थे, वो सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर्ड थे। और अब अबॉलिश ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब क्योंकि यहाँ पर कम्युनिज्म था तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करते थे। कैसे? ये नहीं चाहते थे कि किसी एक के हाथ में सब कुछ हो, यानी कि जिसके पास लैंड है और उसमें से जितनी भी प्रोडक्टिविटी एसेट हो रहे हैं वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, वो सब कुछ गवर्नमेंट का रहेगा। किसी एक प्राइवेट पर्सन के हाथ में वो सारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, अबॉलिश करते थे उस चीज़ को। और फर्स्ट चीज़ हमारी क्या है, ये इंस्पायर्ड थे किसके आइडिया से? सोशलिज्म के आइडिया से। देखिए, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक। अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि सोवियत, इसमें ये किसे फॉलो करते थे? ये एक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर बनी। तो सेंटर अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, पूरा जो यूएसएसआर था वो किसके सेंटर में था, किसके अराउंड में था? कम्युनिस्ट पार्टी के था। वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी था, उसके अगेंस्ट कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। ओनली पार्टी इन रशिया, नो ओपोजिशन पार्टी। वहां पर रशिया में सिर्फ यही एक पार्टी थी, कोई भी ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। अब देखिए, आगे चलते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें 2 पावर्स थी, एक एलाइज पावर थी, एक एक्सिस पावर थी। एलाइज पावर में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस
फ्रांस और ब्रिटेन, और यहाँ पे एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान और इटली, ये थी। ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कब हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट? 1939 से 45 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। तो देखिए जब जर्मनी इंक्लूड हुआ उस टाइम हिटलर उनका लीडर था। तो ईस्टर्न यूरोप में जितनी भी कंट्रियां थी उन्हें हिटलर ने अपने अंडर कर लिया। लेकिन जब जर्मनी हारा तो ये जितनी भी कंट्री जो कि हिटलर के अंडर में थी वो यूएसएसआर के अंडर में आ गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था भाई, ये कंट्रियां तो हार चुकी थी, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, ये भी पावरफुल कंट्री नहीं बची। अब 2 पावरफुल कंट्री बची थी हमारी, ये जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यूएसएसआर ने क्या करा, जर्मनी की जितनी भी कंट्री थी जर्मनी और प्लस हिटलर के अंडर में जितनी भी ईस्टर्न यूरोप की कंट्रियां थी वो सब अब यूएसएसआर ने अपने अंडर में ले ली। अब अपने अंडर में ले ली। उस टाइम पे वो कंट्रियां कैसी थी? यूरोप कंट्रीज विच वियर लिबरेट फ्रॉम द फैसिनेट फोर्स बाय द यूएसएसआर कम अंडर इट। उस टाइम उन कंट्रियों में फैसिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था। जिस तरीके से कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, इसी तरीके से फैसिज्म आइडियोलॉजी भी है, तो वो उसे फॉलो करते थे। लेकिन यूएसएसआर के अंडर में आने पर इन्होंने वो चीज़ छोड़नी पड़ी और इन्हें भी कम्युनिज्म को फॉलो करना पड़ा। अब देखिए देयर इकोनॉमिक मॉडल वर आफ्टर यूएसएसआर। अब बात ये आई कि जब ये कंट्रियां यूएसएसआर के अंडर में आ चुकी हैं तो यहाँ का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कैसा होगा? इकोनॉमिक मॉडल मीन्स ट्रेड किस तरीके से होगा, हम इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम लेन देन पैसों का किस तरीके से करेंगे, तो वो सब किस तरीके से होगा? वो सब होगा जैसे कि यूएसएसआर में होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना सारा काम करेंगी। अब जितनी भी यूरोपियन कंट्रियां जो इसके अंडर में आई थी से हम सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। सोशलिस्ट क्यों? अभी मैंने पीछे आपको बताया जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया उसके बाद कि ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी का फॉलो करते थे, तो इसे हम सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। अब देखिए दे वर हेल्ड टुगेदर वॉर्सो पैक्ट दे वर हेल्ड टुगेदर वॉर्स ऑफ पैक्ट। मतलब देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जिस तरीके से यूएसए ने एक नाटो अलाइज बनाई थी, उसी तरीके से यूएसएसआर ने उसके अगेंस्ट वॉर्सो पैक्ट बनाया। अब वॉर्सो पैक्ट क्या है? वॉर्सो पैक्ट में इसने एक मिलिट्री अलाइज बनाई जो कि नाटो के अगेंस्ट फाइट करेगी। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी जो यूएसएसआर के अंडर में आ चुकी थी उन्होंने फैसिज्म आइडियोलॉजी को छोड़ के कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो किया। इकोनॉमिक मॉडल वही होगा जो कि उस टाइम यूएसएसआर में था, वही फॉलो किया जाएगा। इसे हम सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकंड वर्ल्ड भी बोलते हैं। और वॉर्सो पैक्ट बनाया जो कि अगेंस्ट होगा यूएसए के नाटो अलायंस के साथ। देखिए नेक्स्ट क्या है? वाई सोवियत इकोनॉमिक मोर डेवलप ऑफ वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी जो सोवियत की इकोनॉमिक थी वो ज़्यादा डेवलप कैसे थी? देखिए जैसे कि हमने देखा कि 1939 से लेके 45 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, सबसे पहले सिर्फ 2 ही कंट्री थी, फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि हमारी एलाइज थी। ठीक है, और एक्सिस में क्या थी? जर्मनी, जापान और इटली। ये दोनों 39 से ही इनके साथ लड़ाई कर रही थी, कंटिन्यू लड़ाई कर रही थी। तो ऑब्वियस है इनकी तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी थी। लेकिन यूएसए और यूएसएसआर ये बाद में इंक्लूड हुई थी इनके साथ। ठीक है, बाद में कब इंक्लूड हुई? ये 42 के आसपास ये इंक्लूड हुई, यानी कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। इसलिए सोवियत की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ज़्यादा डेवलप थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहाँ का जो ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वाई सोवियत इकोनॉमिक मोर डेवलप। तो मोर डेवलप मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट तो यही हो गया कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तो लेट इंक्लूड हुआ था, यानी कि अलाइंस में। पहले तो ये फ्रांस और ब्रिटेन तो ऑलरेडी पहले से इसके अंदर इंक्लूड थे, लड़ाई कर रहे थे, वॉर कर रहे थे। तो 42 में होने के बाद, यानी कि अप्रॉक्स 3 ईयर्स आफ्टर भी, अगर ये 3 ईयर्स आफ्टर ये इंक्लूड हुए थे वॉर में, तो इनकी इतना फाइनेंशियली ये कंडीशन इनकी ख़राब नहीं हुई थी। अब देखते हैं, अब हम पॉइंट पे आते हैं। अब इसके क्या पॉइंट है कि सोवियत की जो इकोनॉमिक है वो ज़्यादा डेवलप कैसे रही, क्यों थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी। तो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था अपनी सारी कंट्रियों के साथ वो बहुत अच्छा था, यानी कि उन्हें कोई भी बात पहुंचानी थी या कुछ भी काम करना था बहुत इजीली हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कम्युनिकेट करने में एक दूसरे को। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल, स्टील एंड आयरन। यहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे थे। अब क्या क्या थे, फॉर एग्जांपल ऑयल, स्टील और आयरन। ऑब्वियस है, ऑयल है हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी होगी, और स्टील एंड आयरन है तो हमें किसी भी वेपन्स को बनाने में, मशीनों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए ये ज़्यादा डेवलप था हमारा जो सोवियत सोशल रिपब्लिक है, यूएसएसआर हमारा ज़्यादा वो था, डेवलप था। अब है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, जब यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, एक छोटी सी पेन की निब से लेके एरोप्लेन तक ये लोग खुद बनाते थे। इनका जो जितना भी था डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि कुछ भी सामान सब कुछ इनके कंट्री में ही बनता था। इन्हें दूसरी कंट्री से किसी चीज़ की नीड या हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। और क्या थी इनमें सबसे अच्छी बात क्या थी, यहाँ पर नो एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर नो एम्प्लॉयमेंट थी। ये लोग सभी को बेसिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, एवरीवन, सभी को। एजुकेशन, चाइल्ड केयर, मिनिमाइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि अभी क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पर कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि जिसके पास पैसा है वही ज़्यादा अमीर है, या अगर एक फैक्ट्री में या एक कंपनी में काम हो रहा है तो कंपनी का जो मालिक है उसी के पास ज़्यादा प्रॉफिट जाएगा। नहीं, ये कम से कम ये मिनिमाइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सभी का था, सबको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑनरशिप वॉज डोमिनेट फ्रॉम ऑनरशिप लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेंस ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि किसी के पास, जैसे कि इंडिया में है, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको। इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पर हम चाहें तो अपनी शॉप खोल सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हमारे पास अपने राइट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन यूएसएसआर में क्या था कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी स्टेट ऑनरशिप वॉज डोमिनेट ऑनरशिप लैंड, उस ऑनरशिप के लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स बाय गवर्नमेंट। यानी कि जिस ऑनरशिप का जिसका वो लैंड है और उसमें से जितना भी प्रोडक्ट निकल रहा है वो किसके अंडर में होगा, वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, हाउएवर सोवियत सिस्टम। अब इससे क्या हुआ कि सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटियन लाइफ डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। तो ये जो था ये बहुत ज़्यादा जो वहाँ के लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। अब ब्यूरोक्रेटिक था और ऑथोरेंटिक था। तो इससे वहाँ के जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो डिफिकल्ट हो रही थी। डिफिकल्ट कैसे हो रही थी, देखिए हमारे यहाँ पे जैसे कि पहले तो वहाँ पे पार्टी एक थी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कोई आंसरेबल का तो सीन ही नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारी पार्टी हैं, अपोजिशन पार्टी होती है, भाई कांग्रेस ने कुछ किया तो बीजेपी पूछ लेगी, बीजेपी ने कुछ किया तो कांग्रेस क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, वहाँ फ्रीडम नहीं थी, किसी भी चीज़ की फ्रीडम नहीं थी। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी जैसे कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमें क्या है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, सब कुछ है। वहाँ पे एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम वहाँ पे लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इवन अनअकाउंटेबल बोलते हैं कि आंसरेबल नहीं, अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल होना, अनअकाउंटेबल मतलब वो आंसरेबल नहीं थे, वो नहीं जवाब देना चाहते थे। जैसे कि जितना भी गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे या जितना भी कुछ भी काम होता था उससे जो टैक्स वसूल करते थे वो लोग, या जो भी टैक्स आता था, जो भी कलेक्शन होता था, वहाँ पर कोई भी उनसे ये पूछने वाला नहीं था कि ये पैसे कहाँ गए या आपने कहाँ लगाए, नहीं। तो वहाँ पे क्या थी, अनअकाउंटेबल था।
इसी तरीके से क्या थी, रशिया जो है वो डोमिनेट कर रही थी बाकी जो अदर कंट्री थी, 14 अदर कंट्री थी। अब यूएसएसआर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूएसएसआर में रशिया, ये हमारी रशिया प्लस 14 कंट्री ये मिल के एक बनी जिनको हमने यूएसएसआर का नाम दिया। तो रशिया इन 14 कंट्रियों को डोमिनेट करता था हर तरीके से। अब डोमिनेट कैसे करना, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं इंडिया है, अब हमारी नेबर कंट्री हो गई चीन हो गई, पाकिस्तान है, नेपाल है, वो हमें डोमिनेट करने लगे, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ये चीज़ बोलने लगे हमसे कि नहीं भाई तुम्हें अपना पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो इस तरीके से करना है, या फिर ये बोलने लगे हैं कि भाई जो तुम्हारा रिलीजियस है वो तुम्हें इस तरीके से नहीं फॉलो करना है, तुम्हें दूसरे तरीके से फॉलो करना है। अब उन्हें क्या पता हमारी कंट्री में किस तरीके का रिलीजियस है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट है, तो वो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं उस काम को। तो इसी तरीके से रशिया जो थी 14 कंट्रियों के ऊपर डोमिनेट कर रही थी अपनी सारी बातें मनवाने के लिए। अब हमारा है द सोवियत यूनियन वॉज लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट इन द टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब ये हमारा रशिया है, फॉर एग्जांपल ये हमारा रशिया है, ये हमारा रशिया है यहाँ पर। तो रशिया के यहाँ पर जैसे जर्मनी है, जापान है, बाकी जो जगहें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इन द सेंस यूएसएसआर जो रशिया है, रशिया के अकॉर्डिंग ये वाली जो कंट्री थी, जो यहाँ वेस्ट में कंट्रियाँ थी, ईस्ट यूरोप में कंट्रियाँ थी, वो ज़्यादा डेवलप थी। किस चीज़ में डेवलप थी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब पता कैसे चला, जब यहाँ के कोई भी लोग इधर की साइड जाते थे, यानी कि जर्मनी, जापान में या और बाकी जो कंट्री थी उनमें कभी घूमने के लिए जाते थे या किसी काम से जाते थे, तो उन्हें पता चलता था कि हम उतने डेवलप नहीं हैं, जबकि हमारे पास ऑयल भी है, आयरन भी है, स्टील भी है, बाकी बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन क्या है उसके बावजूद भी हम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो हम उतने डेवलप नहीं हैं जितने कि बाकी यूरोपियन कंट्रियाँ डेवलप हैं। तो इस चीज़ को सोच के ये इन्हें फील हो रहा था कि हाँ भाई कोई वो नहीं है, मतलब इतने पावरफुल होने के बावजूद भी हम इतने डेवलप नहीं हैं। अब उसी के साथ सेकंड चीज़ क्या हुई, द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। क्या हुआ था, सोवियत जो हमारा यूएसएसआर था वो 1979 में उसने अफगानिस्तान से एक लड़ाई की, हाँ। तो इसमें क्या हुआ, सोवियत सिस्टम इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान 1979। अब रशिया की आर्मी थी जिसका नाम था रेड आर्मी, तो रशिया की रेड आर्मी को यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा। कब भेजा, 1979 से लेके 79 में गए थे और वो 89 यानी कि 10 साल तक इनका वॉर चला। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि ये यूएसएसआर जो कि इतना बड़ा और इतनी पावरफुल नेशन था, उसके बावजूद भी ये हार गया। तो ये बहुत शेमफुल बात थी इस चीज़ के लिए, जबकि अफगानिस्तान एक छोटी सी कंट्री थी। लेकिन ये जीता कैसे, अफगानिस्तान को यूएसए का सपोर्ट था और पाकिस्तान का सपोर्ट था। किस चीज़ का सपोर्ट था, इसने इसे इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों सपोर्ट प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से 10 साल तक इनकी वॉर चली रेड आर्मी से, जो कि रशिया की आर्मी थी, और 10 साल तक चलने के बावजूद भी ये हार गए। अब ये बहुत शेमफुल बात थी। शेमफुल बात कैसे थी, एक तो ये हार गए, दूसरी बात भाई जब हम अपने घर से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक अपना घर, यानी कि मान लो मेरा घर है और मैं दूसरी जगह लड़ने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होगी। रिसोर्सेज मतलब उसमें फूड भी इंक्लूड होगा, मुझे बहुत सारी मिलिट्री वो भी चाहिए, वेपन्स मिलिट्री में इंक्लूड जो पीपल्स हैं वो भी चाहिएंगे, उनके खाने पीने के लिए फूड भी चाहिएगा, मुझे वेपन्स की भी नीड होगी, सभी चीज़ों की नीड होगी। और अगर मैं अपने ही घर में लड़ूंगी तो मुझे वो उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ तो मेरे पास सेविंग होगी, मतलब मुझे उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, रशिया ने अफगानिस्तान में भेजी अपनी रेड आर्मी। अब यहाँ से ही अफगानिस्तान तक आए भी, तो इनके बहुत सारा एक तो पैसा खर्च हो चुका था यहाँ तक आने में, आर्मी फोर्स को लेके आने में, आर्मी फोर्स को रखने में, उनके खाने पीने में, सब चीज़ों में, और वो भी 10 साल तक लड़ाई चली। इसमें इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद भी ये हार गए। तो ये बहुत शेमफुल बात थी। अब क्या हुआ, अब जिस तरीके से ये देखा कि भाई यूएसएसआर हार चुका था, अब क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिव और टेक्नोलॉजी एकदम डिक्रीज हो गई थी, यानी कि ख़त्म हो चुका था जो इनके पास था। जैसे कि इनके पास शॉर्टेज हो गई थी कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स मतलब खाने की जो चीज़ें थी उनकी शॉर्टेज हो गई थी,
तो इन्हें क्या करना पड़ा, दूसरी जगह से इंपोर्ट करना पड़ा फूड को। देन यूएसएसआर इंपोर्ट फूड अदर कंट्री। अब जब ये दूसरी कंट्री से फूड को इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है कॉस्टली होगा। तो ये सारी चीज़ें देख के क्या हुआ, ये थोड़े परेशान हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो रिजल्ट सोवियत इकोनॉमिक वॉज फॉल्टरिंग मतलब रुक जाना। तो सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत यूनियन, अब ये जो हमारा सोवियत यूनियन है यूएसएसआर है, इसकी जो इकोनॉमिक थी वो रुक गई थी। अब इकोनॉमिक रुक गई तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशन खराब होगी। तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट कि सोवियत सिस्टम था क्या, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि सोवियत सिस्टम से मतलब ये पूरा बना कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ यूएसएसआर का, और आगे आगे इन्हें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।